हेलो नमस्ते आदाब, दिस इज शिरीष कुंभार। बच्चों, अगर फिजिक्स के वीडियोस चाहिए, फिजिक्स का कंटेंट चाहिए, अगर क्वेश्चंस पेपर चाहिए और नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा। केमिस्ट्री के अच्छा कंटेंट चाहिए तो अनिरुद्ध सर के वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ध्यान दीजिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बच्चा। तो हाँ जी, तो बच्चा अपन ने कल एरर देख लिया था, है ना। एरर देख लिया था, एरर कंप्लीट कर लिया था। उसमें अपन ने कैलकुलेशन कैसे प्रोपोगेट होती है ये भी देख लिया था। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, फिर बाद में सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर आता है तो वो हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स उसके देख लिए थे और बाकी और आगे देखना है तो एनसीईआरटी से एक बार रेफर कर लेना। पेज नंबर 27-28 एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 में आता है शायद। नाउ बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से शुरू कर रहे हैं। बोलो 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 बोलो। हाँ, मतलब किसके रिलेटेड टॉपिक है? किसके रिलेटेड टॉपिक है? ओके, हाँ हाँ। तो बच्चा एक काम करते ना, देखो यार अभी वही नहीं कह रहा। सुनो 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 अभी क्या है ना कि इस भी डाउट लेने लग गया ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है बाकी लोगों ने किया होगा, है ना। तो एक काम करो, मेरा अपना नंबर दे रखा है, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं वहीं पर ही तुम्हें जवाब दे दूंगा। क्योंकि फिर यहाँ पर फिर वो बाकी लोग देखते रहेंगे वो गधों की तरह, उन्होंने क्या हुआ होगा नहीं किया क्या बाकी लोगों ने, है ना। तो देखो अभी है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, वहां पर कर लेंगे डिस्कशन। यहाँ पर जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं सारे कंसेप्ट जो हैं। ओके, हाँ हाँ बोलो। उसे क्वेश्चंस कर दो ना, सीधे सीधे क्वेश्चंस कर लो, आप पढ़ो मत, आप उसको पढ़ो मत, सीधे उसके एग्जांपल्स कर लो। उसके जो पीछे दिए ना, जैसे एक्सपेरिमेंट 3 दे दिया तो उसके एग्जांपल्स दिए हैं, एक्सपेरिमेंट 4 दे दिया उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सीधे एग्जांपल कर दो और फिर अगर दिक्कत होती है तो पढ़ो। मुझे लगता नहीं दिक्कत होगी, बट अगर फिर भी होती है तो फिर तब जाके पढ़ो, समझे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो जेईई एडवांस है तो काफ़ी वेटेज होगा। कुछ कहना चाह रहे हो बच्चा? नहीं ना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की अगर लिखा जाए तो जेईई मेन में इसके आपको ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, 1 या 2 सवाल मिलेंगे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और साथ में इसका होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है ना, दोनों मिला के मेन में आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इन दोनों को मिला के यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मिला के जेईई मेन का सिलेबस खत्म होता है। एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सिर्फ हमारा जेईई एडवांस के सिलेबस में आता है। जेईई एडवांस में आप इसके पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 2-3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ में अगर इसका वेटेज नंबर ऑफ इसका जो कॉन्सेप्ट है या कितना बड़ा चैप्टर है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ठीक है, हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर मैं एकदम बेसिक से हो रहा होता तो काफ़ी आराम से चलता, इंट्रोड्यूस करता। अपन ने एक बार पढ़ा हुआ है, अभी बस रिवाइज कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, एंड होता है कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन। कर्व्ड सरफेस से 2 टाइप के बन जाते हैं। आपका होता है स्फेरिकल सरफेस एंड अनदर वन इज पैराबोलिक सरफेस। अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं जो इतने सालों से आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखोगे ना तो प्लेन सरफेस से कोई खास सवाल आपको नहीं मिला है।
प्लेन सरफेस यानी कि ऐसी कोई सरफेस है इसमें हमने रिफ्लेक्शन करवाया, इस पर सीधे सवाल मिलना आपको काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है। पैराबोलिक सरफेस ये आउट ऑफ सिलेबस है। जब आप कॉलेज में जाएंगे, अगर आप एमएससी फिजिक्स या बीएससी फिजिक्स करते हैं तो उसमें आपको हो सकता है ये मिले, अदरवाइज तो ये कहीं मिलना मुश्किल है। नाउ मोस्टली जो हमारा अब यहाँ पर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल सरफेस। तो अभी रिफ्लेक्शन की ही बात करता हूँ। रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि 3 टाइप की जो रिफ्लेक्शन देखेंगे, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, और कर्ड में है स्फेरिकल एंड पैराबोलिक। पैराबोलिक तो हमारे सिलेबस के बाहर का है, इसका लोड लेना नहीं है। स्फेरिकल काफ़ी डिटेल में अपन देखेंगे। प्लेन सरफेस को मतलब ज़्यादा सवाल मैं करूँगा नहीं, क्योंकि यार इसके आते ही नहीं है सवाल, है ना। और फिर भी एक आध 2 सवाल अपन ले लेते हैं जस्ट फॉर सेक कि हाँ थोड़ा बहुत अपन ने प्लेन सरफेस का भी कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एक सरफेस पर अगर आया तो जितने एंगल इसने नॉर्मल से बनाया था उतने ही एंगल पर लाइट रे निकल गई, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो लेट्स से ये मैंने बना दिया, ये कोई आपका मिरर बना दिया और ये इसका नॉर्मल बना दिया। मैंने क्या बोला कि ये जो मिरर है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। ये जो नॉर्मल है ये एक्स वाई प्लेन में पाया गया। अब क्या आती है, यहाँ से लाइट रे आती है, तो लाइट रे आई, ये ऐसे लाइट रे आई और ऐसे गई। ये कुछ एंगल थीटा पर आई होगी, एंगल थीटा पे चली गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही हमें बताता है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड, है ना। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी लेट्स से इंसिडेंट के मैंने आपको कंपोनेंट्स दे दिए। इंसिडेंट रे जो आ रही है इसके मैंने वेक्टर आपको बना के दे दिया। ये दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, हो सकता है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये एक्स वाई प्लेन में आया। तो रिफ्लेक्टेड रे के जो वेक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो। अच्छा, नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? ये अगर मिरर अपना एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? के कैप। एक्स वाई प्लेन अगर यहाँ है इसका मतलब कुछ एक्स इधर रहा होगा और वहां इधर रहा होगा, तो एक्स वाई प्लेन ऐसा बना। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो बना हुआ है एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, के कैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, के कैप बन जाएगा। इतना समझ में आता है बोलो। अब याद करो, हमने इलास्टिक कोलिजन वगैरह देखे होंगे। इलास्टिक कोलिजन जब बॉल आती है जमीन से टकराती है, तो ये जब बॉल जमीन से आके टकराई तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे हमारी लाइट रे थी। ये एंगल थीटा पर आई और ये एंगल थीटा पर गई। इलास्टिक कोलिजन कर रहा हूँ। अभी देखो कि जब ये वेलोसिटी इसकी कुछ v0 थी, तो ये v0 जो फाइनली गई, यहाँ पर जो इसकी स्पीड अभी भी v0 रहेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ, इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। ये बताइए, ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है या अलोंग वाला कंपोनेंट है? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है या अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर वाला। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। और ये वाला बताइए कैसा कंपोनेंट है, पैरेलल या परपेंडिकुलर सरफेस? पैरेलल हो चुका है, अलोंग बन चुका है। अब मैं यहां पर इसको देखता हूं तो इसके वापस से 2 कंपोनेंट बने। तो एक तो बन चुका है पैरेलल कंपोनेंट जो कि अलोंग द सरफेस है, और दूसरा कंपोनेंट बन चुका है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अच्छा, देख के बताइए, जब इंसिडेंट्स वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी में अलोंग द सरफेस कंपोनेंट सेम है या डिफरेंट है? सेम हुआ ना बच्चा। यहाँ पर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ ना, तो ये थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा v0 cos थीटा और ये v0 sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये v0 sin थीटा बन जाएगा। अब मैं देखता हूँ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इसमें ये नीचे की तरफ था और ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ था। तो मैं देख सकता हूँ मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो चुकी है। समझ में आती है बात? तो अभी मैं देख सकता हूं एक कंपोनेंट ऐसा है
परपेंडिकुलर वाला एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपनी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देगा और अलोंग वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब यही सेम चीजें यहां पर भी हो रही है। यहां पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा एंड अलोंग वाला कंपोनेंट कोई चेंज नहीं करेगा। तो सरफेस किसके प्लेन के अलोंग है बताओ? एक्स वाई प्लेन के अलोंग है, बिल्कुल सही, एक्स वाई प्लेन के अलोंग है। तो सरफेस अगर एक्स वाई प्लेन के अलोंग में है तो बताइए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे अगर लिखा जाए तो आपके पास जो इंसिडेंट बना था यानी कि ए आई कैप और बी जे कैप, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं सी के कैप की। अभी बताइए इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहां है, किस डायरेक्शन में है? के कैप डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं इसमें चेंज होगा, नॉर्मल के अलोंग चेंज होता है और वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली माइनस सी के कैप, माइनस सी के कैप हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं इसी का एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन लेता हूं, है ना? तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मजा आएगा इसको देख के, होपफुली आप लोग आंसर दे पाए। तो देखना, यहां पर मैंने ये एक प्लेन मिरर, ये इस तरह से दूसरा एक प्लेन मिरर और यहाँ पर 3 प्लेन मिरर मैंने बना दिए, 3 प्लेन मिरर मैंने बना दिए और ये यहाँ पर इनका कॉमन पॉइंट है। तो मैं एक बार इनके जो कॉमन वाली लाइंस है ना उसको अलग से इंडिकेट कर देता हूँ। ये रही एक, ये 2 और ये रही 3। अभी देखो, ऐसे इमेजिन करो ये टेबल की सरफेस थी, ये अपने रूम का कॉर्नर है, ऐसा समझ लो। ये रूम का नीचे वाला जो फ्लोर है जहां पर आपके पैर लगे होते हैं, ठीक है। फिर ये वाला देखना, दूसरा वाला, ये दूसरे कॉर्नर की दीवार है। दीवार हो सकती है ना कॉर्नर से जुड़ी हुई, देख सकते हो कॉर्नर पे 3 सरफेसेस जुड़ती हैं, दिख रहा है ना? अपने रूम पे भी सोच सकते हो। तो कॉर्नर किसी को भी लिया, एक ये नीचे जमीन और उसके साइड में कॉर्नर वाली 2 दीवारें, ये बन गई, तो टोटल 3 हो गई। अभी मेरा पॉइंट ये है कि तीनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सरफेसेस ये बना रखी है, ठीक है। और अगर मैं बनाता हूं, ये मैंने बनाया, कहाँ बनाया? ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, और इसको मैंने जेड एक्सिस बनाया। तो वाई किधर रहेगा बताओ? ये वाला एक्सिस वाई रहेगा क्या? हाँ, तो ये माइनस वाई रहेगा, ये माइनस वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है ना? सही है ना? एक्स से वाई माइनस, हाँ ये माइनस वाई रहेगा, ठीक है। ये एक्स से वाई, हाँ ये माइनस वाई रहेगा, बिल्कुल सही है। अब देखो, ये मैंने तीनों की जगह क्या कर दिया? प्लेन मिरर लगा दिए, है ना? तीनों की जगह प्लेन मिरर लगा दिए और अब लाइट को मैं इंसिडेंट करवाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवाई। सबसे पहले ऐसे लाइट आई और ये जमीन पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है। आप खुद इमेजिन करना, अपने रूम का कॉर्नर लिया और जो अपनी जमीन है जहां पर पैर लगे हुए हैं अपने, वहां पर ऐसे टेढ़ी सी लाइट आ रही है। ऐसा मेरे वीडियो में देखो, है ना, ऐसे टेढ़ी सी लाइट आ रही है और मैंने मान लिया कि जो इसकी इंसिडेंस था उसका कुछ आई कैप कॉम्पोनेंट भी होगा, कुछ जे कैप कॉम्पोनेंट भी होगा, कुछ के कैप कॉम्पोनेंट भी होगा। समझ में आ रही है बात? अब इंसिडेंट का मैं देखता हूं कि ये वाला एक्सिस अगर x था तो इंसिडेंट लाइट रे का x कॉम्पोनेंट प्लस x एक्सिस का लॉन्ग था या माइनस x एक्सिस का लॉन्ग था? माइनस x। तो मैंने क्या कर लिया? माइनस ए आई कैप मान लिया इसको। अब देखिए, यहां से ये अंदर की तरफ घुस रहा है, यहां पर ये माइनस y था, तो अंदर की तरफ जो कॉम्पोनेंट बनेगा y कॉम्पोनेंट, प्लस y कॉम्पोनेंट या माइनस y कॉम्पोनेंट? प्लस y। तो मैंने मान लिया प्लस बी जे कैप मान लिया। अब बताइए z कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा? प्लस z या माइनस z? माइनस सी के कैप हो जाएगा। तो यहां पर माइनस सी के कैप मैंने बोल दिया। तो इंसिडेंट मान लीजिए ऐसे आ रही थी,
लेट अस से इंसिडेंट कुछ ऐसा बन रहा था, तो अभी ये इस प्लेन से टकराई। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बना हुआ प्लेन है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, बताइए इसका जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो क्या लिखे जाएंगे? एक्स वाई प्लेन से टकराया तो नॉर्मल कौन सा हुआ बताओ? किस एक्सिस के अलॉन्ग? जेड के अलॉन्ग आपका बनना चाहिए। इसका मतलब ये बनेगा कि एक्स और वाई में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये लिख सकते हैं माइनस ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जेड के अलॉन्ग होगा, नॉर्मल के अलॉन्ग चेंज होगा। अब मैंने मान लिया कि ये टकराने के बाद में यहां से इधर चली गई, रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई। तो बताइए अगर मैं लिखता हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकेंड, कहां पर हो रहा है ये? एक्स जेड प्लेन फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। तो बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसे मैंने R2 मान लिया, बताइए वो क्या लिखा जाएगा? सिर्फ बताइए किस में कॉम्पोनेंट में चेंज होगा, किस वाले में चेंज होगा? y में चेंज होगा, उसके अलावा बाकी सेम रहेगा। तो उस पर इंसिडेंट हुआ था माइनस ए आई कैप, और ये बी जे कैप की जगह माइनस बी जे कैप हो जाएगा, और सी कैप बिल्कुल वैसा का वैसा है। रीजन बीइंग कि अपना एक्स जेड प्लेन है तो नॉर्मल कौन सा हुआ? वाई एक्सिस, यानी कि चेंजेस सिर्फ होंगे नॉर्मल के अलॉन्ग, यानी कि वाई के अलॉन्ग। तो क्या हो गया? एग्जैक्टली उल्टा कर दिया, बाकी सब एकदम डिट्टो सेम कर दिया। अब मान लिया कि इसको टकराने के बाद यहां जा रहा है, तो बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन थर्ड फ्रॉम कौन सा प्लेन है? ये दिख रहा है मेरे को, वाई जेड प्लेन, फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो ये R2 गई और ये R3 आ गई, बताओ क्या लिखूं मैं? बिल्कुल सही, वाई जेड है तो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ आई कैप के अलॉन्ग। तो ये माइनस ए की जगह हो जाएगा प्लस ए आई कैप, ये हो जाएगा माइनस बी जे कैप प्लस हो जाएगा सी के कैप। ठीक है, तो हमारी तीनों सरफेसेस से रिफ्लेक्शन हो चुका है। मैंने देखो इंसिडेंट लिख देना है, इंसिडेंट मैंने लिखा था माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। फिर उसके बाद में मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्टेड, यानी कि फाइनल रिफ्लेक्टेड जो बना वो है प्लस ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बताइए इंसिडेंट और फाइनली रिफ्लेक्टेड में कोई संबंध है क्या अपने को? इन दोनों को देख के बोलो। R3 बराबर माइनस ऑफ आई है, देख लो सारे एग्जाम ऑपोजिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे बनेगी वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बन जाएगी जहां से वो आई थी, ऐसे आई और एग्जैक्टली पैरेलली ऑपोजिट में चली गई। तो ये हम देखते हैं कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर हम लगा दें तो कोई भी इंसिडेंट रे आएगी ना, तो वो तीनों आपस में रिफ्लेक्शन करने के बाद में ऐसा दिखाएंगे कि जो रे है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। समझे मेरी बात को? और इसको एक और कहा जाता है, ये बात पता नहीं इतनी कितनी सच है कितनी नहीं, कि जब ये गए थे ना अपने एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए थे, तो मून पर जाके उन्होंने ऐसा बड़ा सा मिरर रख दिया था, ऐसा बोला जाता है, और यहाँ से अपन लाइट मारते हैं तो वो मिरर से वापस अपने पास पहुंच जाती है, ऐसा बोला जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है, थोड़ा डाउट ज़्यादा होता है कि भाई उस पर धूल ही जम गई तो है ना, वहाँ पर कोई साफ तो कर नहीं रहा उसको, उस पर धूल जम गई तो पता नहीं क्या, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकते हैं ना कि अभी वो कहीं ऐसे जगह पर रखा हो जो हमारी लाइट वहाँ पहुँच ही ना पा रही हो। मून तो बहुत बड़ी जगह है ना, एक पॉइंट थोड़ी ना है मून, तो ऐसा बोला जाता है। नोट उसका रीज़न मुझे नहीं पता इसका क्या फंडा है या नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सही में काम करता तो यस इट इज़ पॉसिबल
अब इसकी प्रैक्टिकलिटी इज द डिफरेंट थिंग, वो शायद हो रही है या नहीं हो रही मुझे नहीं मालूम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर में मैं थोड़े से आपसे से जनरली पूछ लेता हूँ कि ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, ये आई और ये आर, ये हमारा अब सॉरी आई और आर, और ये अपने पास आई और आई ही रह जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो आई ही रहेगा। तो अब बताइए इसका जो डेविएशन बन जाता है, ये जो डेविएशन लिखा जाता है, डेविएशन कितना आ जाएगा बोलो? पाई माइनस 2i, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान में होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये बनाया कैसे मैंने, है ना, टोटल एंगल पाई होना चाहिए, ये भी आई और ये भी आई, तो ये वाला जो एंगल हुआ ये पाई माइनस 2i। इसका मतलब लाइट रे ऐसे जा रही थी और मिरर की वजह से इतना मुड़ गया, तो कितना डेविएशन हुआ? इतना डेविएशन हुआ, और वही डेविएशन हमारा यहाँ पर पाई माइनस 2i बन चुका है। चलो एक चीज छोटी सी और बता देता हूँ, ये रही अपनी इंसिडेंट और ये रही रिफ्लेक्टेड। अभी मैंने, ये रहा इंसिडेंट, है ना, ये अपना एंगल आई था और ये मेरा एंगल भी आई ही बनेगा, जितने एंगल पे आई उतने पर गई। अभी मैंने क्या किया कि लाइट रे को रोटेट करवा दिया, लाइट रे को मैंने मिरर को फिक्स रखते हुए लाइट रे को ऐसे रोटेट करवा दिया, तो ये मैंने बोला कि इधर ये एंगल थीटा चला गया। तो बताओ ये एंगल कितना रहेगा? बोलो 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 बोलो। हाँ, थीटा ही रहेगा, क्योंकि इसका इंसिडेंस इस नया जो बन चुका है आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा? आई प्लस थीटा बनेगा। तो आप क्या देख सकते हो कि हमने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूम गई। जितने एंगल से हमने घुमाया उतने ही एंगल से ये क्लॉकवाइज घूम चुकी है, उतने ही एंगल से ये क्लॉकवाइज घूम चुकी है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सेम रहेगा और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट बन जाएगी अगर हम लाइट रे को रोटेट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर मैं लाइट रे को इधर घुमा देता तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे उल्टी घूम जाती। ओके, नेक्स्ट मैं करता हूं, अगर ये रहा इंसिडेंट और ये रहा रिफ्लेक्टेड और ये रहा नॉर्मल, ये एंगल है आई और रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई ही हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, मिरर को रोटेट कर दिया, मिरर को ही सरका दिया, ऐसे अपने हाथ से पकड़ा और मिरर को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, है ना। मिरर को देखें तो वो पहले वाली जगह से अपन ने थीटा घुमा दिया है। तो अब बताइए रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट को तो वैसे का वैसा ही रखा है, वो तो अपना सोर्स बिल्कुल यहाँ अगर टॉर्च लगा रखी थी तो वैसी की वैसी ही लगी हुई, इसको कुछ नहीं किया। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे अब चेंज हो जाएगी, तो मैं देखना चाहता हूं कि जो नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो पुरानी वाली से कितने एंगल घूम चुकी होगी? 2 थीटा घूम चुकी होगी। बताइए क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? देखिए ये अपन ने मिरर को ऐसे घुमाया ना, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया। तो अब समझिए मिरर के साथ नॉर्मल जुड़ा हुआ है, तो अपना नॉर्मल भी जो है, नया वाला नॉर्मल भी घूम जाएगा। वो बेचारा कितना घूमेगा? पुराने नॉर्मल से थीटा घूम जाएगा। तो आप सोचो, नया वाला नॉर्मल ये रहा, पुरानी वाली इंसिडेंट रे ये रही, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई प्लस थीटा बन चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी इस बार नई वाली, वो इस नॉर्मल के साथ में आई प्लस थीटा एंगल बनाएगी। बोलो बोलो बोलो। अब देखो मुझे पूछा था कि ये वाला एंगल कितना बना हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं ना, इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है ये जो एंगल टोटल बना हुआ है वो है आई प्लस थीटा, मुझे पता है ये जो एंगल बना हुआ है वो है आई प्लस थीटा। इसका मतलब इंसिडेंट रे और नई वाली रे के बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो टोटल एंगल बना, आई प्लस थीटा 2i प्लस 2 थीटा बन चुका है। गॉट इट गॉट इट। और इसके बाद में अगर मैं नई इंसिडेंट रे तो वही थी और पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल अगर देखता हूं तो ये कितना था? आई था, और ये कितना था? आई था। इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया बोलो? 2i हो गया। तो यहां से यहां तक का एंगल है 2i और यहां से ये पूरा एंगल है 2i प्लस 2 थीटा।
इसका मतलब ये बचा हुआ जो एंगल होगा ये 2 थीटा पाया जाएगा। तो इसी तरीके से मैं देख सकता हूं कि मिरर को हमने थीटा से रोटेट करवाया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करती है। मिरर को मैंने जिस सेंस में घुमाया रिफ्लेक्टेड रे भी उसी सेंस में घूम चुकी है। आप देख सकते हो पहली वाली रे ये रही, बाद वाली रे ये रही, दोनों के बीच में एंगल ये रहा और कितने घूम चुकी है 2 थीटा घूम चुकी है और सेम सेंस में घूम चुकी है। ठीक है, तो डेविएशन आ गया पाई माइनस 2i। अगर मिरर फिक्स रखते हुए रे को घुमाते हैं तो जितने से घूमती है उतनी ही रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी, बस सेंस ऑपोजिट होगा। हमने इंसिडेंट रे को फिक्स किया और मिरर को घुमाया तो जिस डायरेक्शन में मिरर घूमा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे घूमी। जितने एंगल से मिरर घूमा उसके डबल एंगल से रे घूमी हुई है, समझे? ओके, तो अब मतलब प्लेन सरफेस पर ज्यादा डिटेल में और नहीं लेते हैं, इतना काफी है। नाम आते हैं अपने कर्व्ड सरफेस पर। और कर्व्ड में भी कौन आएगा? कर्व्ड सरफेस पर अगर देखें तो उसमें भी कौन सा होगा? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं? ये मैंने लिया स्फेयर, है ना, ये होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर किसका है? कांच का, कांच का बना हुआ है। अब मैंने क्या लिया? चाकू लिया और इधर से इसको काटा, ऐसे कट गया। तो यहां पर अब ये आपको एक ट्रांसपेरेंट कांच का इस तरह से एक कटोरी टाइप मिल जाएगी। ठीक है ना, ये मिल चुका है। अब क्या है कि यहां पर सिल्वरिंग हम अपने हाथ से करते हैं कि मैंने इसको लिया तो यहां पर ऐसे अगर सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग मतलब यहां पर अपन ने कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो गई? अंदर वाली हो गई। यह है अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अपन जहां पर सुबह सुबह शक्ल देखते हैं ना उसमें भी सिल्वरिंग की जाती है, वहां पर भी आप देख लो वो मतलब ऐसे कवर किया जाता है, कोटिंग की जाती है, जिसको सिल्वरिंग कहा जाता है। और ये अंदर वाली सरफेस हो गई सिल्वरिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसी जगह पर ये जो हमारा कांच का बना हुआ था ट्रांसपेरेंट सा, इसको मैंने सिल्वरिंग कहीं और कर दी। कहां कर दी? अंदर कर दी। तो ये हमारा दूसरा टाइप का मिरर बन जाएगा। इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? यहाँ है। तो ये रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, ये रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका नाम बताओ, क्या कहा जाता है इसे? कौन सा मिरर? कॉन्केव, कॉन्वेक्स? बोलो बोलो बोलो। कॉन्केव होगा और ये होगा कॉन्वेक्स होगा। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ओके, तो ये दो मिरर बन गए। अपने को बाकी चीजें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो पोल ढूंढते हैं। तो पोल क्या होता है? इसमें सबसे उठा हुआ पॉइंट, सबसे बाहर जो निकला हुआ पॉइंट है उसे पोल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मैं देखता हूं कि इसका एक सेंटर भी तो रहा होगा। ये इसका पार्ट है ना, तो इसका सेंटर यहाँ सी रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अगर सेंटर को कहीं ड्रॉ करूं, मान लो सेंटर सी यहाँ बन गया, तो ये है सेंटर, है ना, और ये है अपना पोल। पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। पोल एंड इसको सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं फोकस। तो फोकस क्या होता है कि मैं अब थोड़ा यहाँ पर बना देता हूँ। ये मैंने बना लिया कॉन्केव मिरर। ठीक है, इस तरह से मिरर हम बना लेते हैं। और ये सबसे सबसे बाहर निकला हुआ जो पॉइंट है उसको हम पोल कहेंगे। फिर इसका जो सेंटर यहाँ कहीं होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है ना, जो ये ऐसा पूरा था ना, स्फीयर का पार्ट माना जा सकता है, उस स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये रहा पोल, ये रहा सेंटर, और दोनों के बीच की लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। फिर दूसरी बात कि अगर जो लाइट रे पैरेलल आती हैं तो जिस पॉइंट से पास करती हैं तो उसको फोकस कहा जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को फोकस कहा जाएगा। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इनके रिलेशनशिप वगैरह क्या बने हुए हैं, किस किस के बीच में रिलेशनशिप। ये फोकल लेंथ है ना, और ये जो दूरी होगी ये क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। कि सेंटर से सरफेस की दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, FR कहा जाएगा। फिर बस इतना ही। फोकस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक है। नाउ अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले से ही पता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक
टर्म देखता हूँ अब, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको तमीज से देखेंगे। साइन कन्वेंशन अगर लेना है तो सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो पोल है ना, पोल इज रेफरेंस पॉइंट, पोल इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दूसरा, यहां पर कई सारी रेज आती हुई अपने को दिखेंगी, तो अपनी वैसी रेज, ऐसी रेज जो रिफ्लेक्शन करेंगी, जो इमेज बनाने का काम करेंगी, उनको मैं देखता हूं। तो लेट से वो आती है ऐसे, लेट से वो कुछ ऐसे है, तो अपनी जो रेज आ रही है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा। इसका मतलब ये अपना ओरिजिन की तरह इमेजिन कर लो, इंसिडेंट रे ऐसे आई, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन लिया जाएगा पॉजिटिव, एंड ये उल्टी डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव बन जाएगी। इसी प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले जो पॉइंट है उसके लिए हाइट की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले पॉइंट के लिए हाइट की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे अपन, और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाएगा, पोल अपना रेफरेंस पॉइंट बन चुका है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस जो हाइट्स होंगी, उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और नीचे वाले को नेगेटिव लिया जाएगा। गॉट इट, जल्दी बोलो। अभी हम करते हैं इमेज ट्रेसिंग। तो इमेज ट्रेसिंग के लिए मैंने बना दिया ये मिरर। देखो, इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज भी अगर मिल गई तो काफी है, एटलीस्ट दो रेज तो चाहिए। मतलब ऐसा समझो, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो कहां से जाएंगी बोलो, फोकस से जाएंगी। तो ये मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, फोकस से जा रही हैं, मतलब सॉरी, ये फोकस से जा रही हैं। दूसरा, मुझे पता है कि ये अगर लाइट रे फोकस से गुजरेगी, ये लाइट रे अगर फोकस से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में, एक मिनट, ये अंडू करना पड़ेगा, कुछ अंडू होता है नहीं होता, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल होती हुई जाएंगी, ठीक है। तीसरी एक और लाइट रे जो हम बना सकते हैं, क्या बनाए बताओ, सेंटर से जाते हुए बना देता हूं। तो अभी मैं बनाता हूं, हाँ एक मिनट में बनाता हूं, ये कुछ ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये बन गई, ये बन गया। देखो, सेंटर से जो लाइट रे गई वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, 90 डिग्री पर आएगी। तो सरफेस पर 90 डिग्री पर आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो कितना हुआ, 0 या 90? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ लेते हैं तो वो 0 हो गया। इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी एंगल 0 बनेगा। इसका मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से ये वापस चला गया, ठीक है। ये कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। और एक और बनती है, बताओ कौन सी, जल्दी जल्दी जल्दी, पोल से रिफ्लेक्ट करते हुए। तो पोल से रिफ्लेक्ट होती हुई जो होती है, ये कुछ ऐसा मैंने बना दिया। ये आप देख सकते हो, यहां पर नॉर्मल का काम कौन करेगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल का काम करेगा इस पॉइंट पर। तो आई कैन से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा यहां रहा होगा। समझे क्या? तो यहां पर देखो, इसके सर, ये जो अगर इमेज बनाता हूं तो ये मैंने हेड बोल दिया, यहां पर इसका पैर बोल दिया। तो मैं देख सकता हूं इसके सर से निकलने वाली लाइट रेज कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। तो इसका मतलब सभी का इंटरसेक्शन यहां हुआ, तो इसका मतलब सर की इमेज यहां मिली, इसके जो पैर वाली इमेज जो है वो यहां पर बन रही है, और सॉरी हेड वाली इमेज यहां पर बन रही है, और पैर वाली इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है।
और इस तरीके से उल्टा इन्वर्टेड बन चुकी है इमेज कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, हाइट ऑफ इमेज लिखी जाएगी। बताओ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ गया। और एक और बात ध्यान रखेंगे, अपन ने यहाँ पे 4 रेस तो बना दी, लेकिन देख सकते हो अपना जो डायग्राम है बड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा अजीब सा हो गया है। तो जब कभी भी अपने को अगर इमेज ट्रेसिंग करनी होगी ना, तो 2 रे से काम हो जाएगा कि मैंने मोस्टली मैं ये वाली ले लूंगा, ये पिंक वाली, और दूसरी अपनी कन्वीनियंस से कहीं से भी ले लेंगे, ये फोकस से पास करती हुई जो पैरेलल होगा या पैरेलल आती हुई फोकस से ले लेंगे, जो अपनी कन्वीनियंस से। एक तो जनरली मैं पिंक वाली लेना पसंद करता हूँ। तो 2 रेज अपनी आ जाएंगी जहां रिफ्लेक्ट करें, जहां पे क्या बोल इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर इमेज बनती हुई अपने को पता लग जाएगी, दिख जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं फाइंड आउट करता हूं फोकस और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का संबंध। तो डेरिवेशन है, ये मैंने बोल दिया सेंटर है, ये मैंने बोल दिया फोकस है, ठीक है। और अभी क्या करना है, अपने को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन दिस सी, मतलब फोकल लेंथ जो कि अपने पास होती है पोल एंड फोकस के बीच की दूरी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बताइए क्या किया जाए? एनीवन? अभी मैं क्या ले लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट यहां ले लिया, आप देख सकते हो यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे लेट से ऐसे कुछ गई, तो लाइट रे अगर ऐसे गई तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रेज इधर कहीं निकलेंगे। तो देखना ये सेंटर को अगर मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो ये एंगल क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा इस पॉइंट के लिए। तो अभी यहां से मैं रिफ्लेक्शन देखता हूं, तो आई कैन सी कि इस फंडे से मैंने बोला कि ये रिफ्लेक्शन बना, और ये वाला जो एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस फंडे के साथ में, इस लॉजिक के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और अब मुझे फोकस देखना है, तो फोकस को डिफाइन करते टाइम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो फोकस से पास होती हुई दिखती हैं। तो ये मैंने लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे पैरेलल आ गई, और जिस पॉइंट से ये पास हो रही है उसे हम फोकस के नाम से जानेंगे। इसको मैंने सेंटर सी कह दिया। तो बच्चा देखना, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ऐसे 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 लाइन ड्रॉ करी, तो क्या ये जो येलो वाली लाइन है क्या इस पॉइंट के लिए नॉर्मल का काम करेगी? क्योंकि ये सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं सरफेस को, तो नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल बनेगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आई कह दिया। तो बताइए ये एंगल कितना होगा? आई होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया। दूसरा मैं देखता हूं ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे पैरेलल है, मतलब ये लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल आई तो बताइए ये एंगल कितना होगा? आई ही होगा। तो अब देखना कि ये वाला ट्राइंगल कौन सा, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को ए कह देता हूं। तो पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट एफ से मिला हुआ ट्राइंगल को मैं कहता हूं ए, सी और एफ को मैं इसको देख रहा हूं, है ना। और ये देख सकते हो इसके 2 एंगल्स बराबर हैं, तो क्या बोल सकता हूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और मैं अगर यहां पर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो बताओ ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी? ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी? जल्दी 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 जल्दी। पॉइंट ए पॉइंट सी के बीच की दूरी, अरे सी तो सेंटर है ना, ये तो सरफेस है, सेंटर से सरफेस की दूरी आर होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। अब मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और लेट से ये पॉइंट मैंने डी कह दिया, तो बताओ सी डी की जो दूरी है वो कितनी लिखी जाएगी? r/2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ऐसा बन जाएगा।
अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, ये CF दूरी चाहिए मुझे, ये एंगल I था, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं CF cos I इज इक्वल टू CD, बोलो, तो यहां से CF इज इक्वल टू CD अपॉन cos I, तो इधर से देखो CD तो आ चुका है R अपॉन 2 और cos I का cos I रहा। अब देखना, ये लिख दिया R/2 और इसको कर दिया मैंने sec ऑफ I। नाउ देखो, अभी शायद आपको पता हो कि हम सारे जो भी यहाँ पे फॉर्मूले डिराइव करेंगे वो किसके लिए करेंगे, पैरेक्शियल रे के लिए। पैरेक्शियल रे का मतलब क्या होता है, बहुत नजदीक होती है, किसके नजदीक होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होती है। तो एक बात बताओ कि प्रिंसिपल एक्सिस से मैं अगर दूर ले जाऊंगा तो I बढ़ेगा या कम होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से इस रे को मैं दूर ले जा रहा हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I बढ़ेगा, और अगर पास ले गया तो I कम होगा। तो पैरेक्शियल रे के लिए जो I होता है, I इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल है तो लगभग 0 के आसपास ले सकते हैं। तो बताइए sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये लगभग अपने पास बन जाएगा R/2 इंटू 1। तो C से F की दूरी बन चुका है R/2, तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है वो भी कितना बन जाएगा, R/2, क्योंकि यहां से सेंटर से सरफेस की दूरी R होती है, तो ये अगर R/2 तो ये भी R/2। तो बच्चा आप देख सकते हैं इस तरह से हम निकाल सकते हैं फोकल लेंथ, फोकस की पोल से दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं और वो R/2 आ जाती है। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा यार, डाउट तो नहीं है ना। ओके, अगला मैं करता हूँ, दिस इज मिरर, मिरर से मैंने देखा ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, मैं चाहता हूँ मिरर फॉर्मूला डिराइव करना, मिरर फॉर्मूला डिराइव करना। तो कहाँ गया, एक मिनट, मेरा कर्सर काम करो मेरा, हाँ। तो अब मैं देखता हूँ मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, तो ये सबसे पहले मैंने C डिफाइन कर दिया। ये मैंने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे गई, लाइट रेज जाएंगी तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एंगल मैं बोल देता हूँ I है, ये लाइट रे ऐसे आई तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे बन गई, तो ये भी कितना होगा, बोलो I होगा, ये भी क्या होगा, I होगा। अभी मैं मान लेता हूँ ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। बताइए एंगल अल्फा, एंगल I और एंगल बीटा में क्या संबंध है, बीटा, अरे रुक जाओ, अल्फा I और बीटा, तो अल्फा प्लस I इज इक्वल टू बीटा। देखा क्या, इसी तरीके से अगर मैं गामा लिखता हूं तो गामा के लिए क्या लिखा जाएगा, बोलो, बीटा प्लस I, तो बीटा प्लस I, सॉरी, तो यहां से बीटा बन चुका है अल्फा प्लस I और ये I बन चुका है, तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस 2I बन चुका है, अल्फा प्लस 2I यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशंस में से I को निकालने की कोशिश करता हूँ, इन पूरी इक्वेशंस में से I को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आया बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू I, और यहाँ से क्या आया, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू I, तो यहाँ से बना 2 टाइम्स बीटा इज गामा प्लस अल्फा। अब ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को C कह दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, ये इमेज था ना, तो इमेज का मैंने I बोल दिया, I नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, से ये मैंने A पॉइंट बोल दिया, फिर मैंने इस पॉइंट को पोल कहा है, P पॉइंट कह दिया, फिर और इस पॉइंट को मैंने B पॉइंट कह दिया। तो अब देखते हैं, अब सारी चीज़ें जो बनेंगी, ये सारी चीज़ें हमारी जो कैलकुलेशन में बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनती है, पैरेक्शियल के लिए बनती है, पैरेक्शियल रेज के लिए बनती है। पैरेक्शियल रेज का मतलब क्या होगा कि सारी जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, नियर बाय है। प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है अगर नियर बाय है
इसका मतलब जो इंसिडेंट रे थी यानी कि O से लेकर B तक की जो इंसिडेंट रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत 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 पास में है। और अगर बहुत पास में है तो बच्चा ये जो P से B की जो दूरी है ना, वो दिख भले ही यहां पर कर्व रहा है, लेकिन B को मैं एकदम चिपका के इधर बना दूंगा ना, अगर एकदम चिपका के बना दूंगा तो P से B की दूरी ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर मैं पैरेक्शियल रे लेता हूं तो पैरेक्शियल रे के लिए अपने P से B की दूरी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो कर्व नहीं बनेगी। आप खुद सोचिए, B को मैंने इधर ना रख के यहां ड्रॉ किया होता और वो छोटा सा डायग्राम बनाता, छोटे छोटे ट्राइंगल बनाता, तो वो ट्राइंगल बनाना भी मुश्किल हो जाता और लगभग यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो इस बड़े ट्राइंगल को ही छोटा ट्राइंगल अज्यूम करते हुए और P से B के बीच की दूरी को स्ट्रेट लाइन मानते हुए यहां पर हम सारे अब यहां पर रिलेशनशिप लिखने वाले हैं। समझ में आया अजम्पशन क्या बना मैंने? ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं tan ऑफ गामा की वैल्यू। यहां पर इस ट्राइंगल को देखिएगा, ट्राइंगल A, ट्राइंगल P, ट्राइंगल B। यहां पर लगभग 90 डिग्री आप इमेजिन कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन बिटवीन P एंड B के बीच में। तो tan ऑफ गामा बोलो क्या लिखें? BP अपॉन AP। चलिए अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल BCP के लिए। तो tan ऑफ बीटा बोलो क्या लिखा जाएगा? BP अपॉन CP। इसी तरह से tan ऑफ अल्फा बताइए क्या लिखें? BP अपॉन OP। तो यहां से मेरे पास tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा आ चुके हैं। बताइए अल्फा बीटा गामा छोटे एंगल है बड़े एंगल है? छुटके हैं, तो मैं लगभग इसको tan गामा की जगह गामा लिख सकता हूं। तो ये आ गया BP अपॉन AP। बीटा की जगह लिख सकते हैं BP अपॉन CP और अल्फा की जगह लिख सकते हैं BP अपॉन OP। तो अब हम आते हैं इसके साथ में। तो मुझे पता है 2 बीटा इज गामा प्लस अल्फा। तो 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू है BP अपॉन CP इज इक्वल टू गामा, वो कितना है? BP अपॉन AP प्लस अल्फा यानी कितना है? वो BP अपॉन OP। BP उड़ा दो तो डिस्काउंट। तो यहां से आ गया 2 अपॉन CP इज इक्वल टू 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन OP। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? CP, AP और OP। तो इस डायग्राम पे आता हूं मैं। तो CP तो क्या हो गया? सेंटर से P की दूरी, तो ये दूरी R है, दूरी R है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अब हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है और फॉर्मूले में संबंध निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में संबंध निकालने होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकते हैं। लेकिन CP ये तो क्या था? एक लेंथ था। AP क्या था? ये लेंथ था। और OP ये भी क्या था? एक लेंथ था। यानी कि ये सारे CP, AP, OP तो हमारे बनेंगे पॉजिटिव। अब मैं कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में निकालना चाहता हूं कि यार ये है क्या। तो देखिए, मैं कोऑर्डिनेट्स अगर लिखता हूं तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को क्या लिखा जाता है? जनरली U के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। इमेज के कोऑर्डिनेट्स को जनरली V के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है सिंबल? अब देखो, मैं AP की बात करता हूं। A मतलब कौन है? इमेज यहां बनी हुई है। अब देखो, पोल यहां पर है यानी कि रेफरेंस पॉइंट यहां है। बताइए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां बनी हुई है? राइट में बनी हुई है, इधर से ऐसे आ रही है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन लिया जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब P पॉइंट से A तक अगर मैं पहुंचता हूं तो वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। और इस कोऑर्डिनेट को हम V के नाम से जानते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, लेकिन मुझे लिखना है AP लेंथ। तो क्या मैं V लिख सकता हूं क्या सिंपली? AP लेंथ तो पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या? इसी तरह से मैं अगर बात करता हूं OP, तो OP लेंथ को हम U कोऑर्डिनेट्स की मदद से दिखाएंगे, लेकिन
लेकिन आप बताइए ये क्या हो जाएगा, माइनस यू लिखें या प्लस यू लिखें? माइनस यू, क्योंकि यू है नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं सीपी की। तो सीपी को अगर देखा जाए तो फिर से हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। पी से सी तक जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर कोऑर्डिनेट की मदद से, लेकिन माइनस के साथ में। तो अब यहां पे लिख लेते हैं 2 टाइम्स सीपी की वैल्यू है माइनस आर, इसकी वैल्यू है 1/AP, ये है माइनस बी, इसकी वैल्यू है माइनस यू। तो माइनस 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 सब खत्म, ये आ चुका है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 2/R इज इक्वल टू 1/F। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। समझे? फोकस के टर्म्स में लिख दिया हमने। तो अगर मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/F माइनस 1/U। तो ये कितना आ गया, V आ चुका है F इंटू U अपॉन U माइनस F। ओके, अब एक टर्म बनती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन किस बात से पता लगता है, ये ले लीजिए अपना ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा। अब इसकी वजह से लाइट रेज ऐसे कुछ गई, पैरेलल गई तो फोकस से पास कर रही है, और ऐसे पोल पर गई तो ये कुछ ऐसे चली गई, जितने एंगल पर आई उतने पर चली गई। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये बन गया इमेज, और इमेज की हाइट भी बनी है कुछ। तो इस चीज को इमेज की हाइट कहा जाता है, इस चीज को इमेज की हाइट कहा जाता है। तो आप देखिए मैग्निफिकेशन जो लिखा जाता है, मैग्निफिकेशन जिसे m से लिखा जाता है वो HI/HO दिखाता है। HI/HO की मदद से समझा जाता है। अब इसका मतलब समझते हैं HI/HO है क्या। तो समझो अगर HI की वैल्यू HO से ज्यादा आ गई, अगर HI की वैल्यू HO से ज्यादा आ गई तो M की वैल्यू 1 से ज्यादा आई या कम आई, बताओ? ज्यादा आ गई। तो मैं लिख सकता हूं कि यार M की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू में 1 कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से m की वैल्यू अगर लेस देन 1 कर दिया तो वो हमें बता देता है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन की मदद से हम ये देख सकते हैं कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या कितना छोटा बना हुआ है, कितने टाइम्स बना हुआ है बेसिकली। तो ये एक चीज बन गया। अब देखो HI यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव है। HO हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब मैंने HI पुट किया और HO पुट किया तो ये जो रेशियो आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इफ M अगर नेगेटिव है दैट मीन्स इमेज इन्वर्टेड बनेगी। आप देख सकते हो इन दोनों के साइन अगर ऑपोजिट कर दिए जाए ना तो M नेगेटिव आ जाएगा। और इफ M इज पॉजिटिव तो इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन गई, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। या उल्टा बोले कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव और हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बटा नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ओके, तो अब यहां पर मैंने मैग्निफिकेशन का मतलब तो समझा दिया है। अब हम समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो कोई बताएगा कितनी आ जाती है इसकी वैल्यू? -v/u। और वो किस फंडे से आती है, आप ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बन जाए, है ना। तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको अगर हम देखें
तो मैं लिख सकता हूं एच आई अपॉन यू, एच आई अपॉन यू tan थीटा दिखाएगा। ओके, सॉरी एच आई नहीं, एच ओ, एच ओ अपॉन यू tan थीटा दिखाएगा। बोलो, लेकिन एक साथ करना पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सही है, हम लेंथ यहां पर लिख रहे हैं, u नेगेटिव था तो मुझे लेंथ लिखना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव आ जाए। इसी तरह से ये वाला एंगल अगर देखते हैं, ये है थीटा, तो बताइए इस ट्राइंगल को देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, एच आई अपॉन वी आ जाएगा। एच आई देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो अपने को यहां पर अगर लेंथ लिखनी है, लेंथ तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। v को देखें, v पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मुझे लेंथ लिखना है तो यहां पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, और ये मुझे पता है tan थीटा का ही रेशो था, तो यहां से आ गया एच ओ अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन वी, तो यहां से आया एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू। तो इस प्रकार से जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ, उसकी वैल्यू आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मिरर में जो फॉर्मूला बनता है, मिरर में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या आ जाता है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो जो फॉर्मूले में अगर प्लस आए ना तो मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा, इस बात से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा ना, माइनस भूल जाओगे कई बार आप, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना जो मिरर वाला फॉर्मूला में माइनस है, सॉरी प्लस है, तो मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा। अब चूंकि अपने को लेंस के बारे में पहले से ही जानकारी है, तो मैं आगे की बात भी बता देता हूं। लेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो इसका मैग्निफिकेशन बताओ कितना आता है, बोलो, शर्माओ मत। v बाई यू आ जाता है। तो शायद आपको लॉजिक भी समझ में आ गया कि मैं क्या बताने वाला हूं, कि हमारे पास में जो मेन वाला फॉर्मूला है, मिरर वाले फॉर्मूले में अगर प्लस आया तो मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा। इसमें देखो जो सबसे भारी भरकम फॉर्मूला है उसमें माइनस आया तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, बोलो, प्लस वी बाई यू आएगा। तो इस तरीके से प्लस वी बाई यू आएगा। तो इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि किसके लिए प्लस लिखें और किसके लिए माइनस लिखें, समझे, बोलो। ओके, तो चलो बच्चा, अपनी क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं ग्राफ बताऊंगा। किसका ग्राफ, v वर्सेस u का ग्राफ, और उसको पढ़ा कैसे जाता है, v वर्सेस u का ग्राफ, उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसको अपन काफी डिटेल में समझेंगे, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एंड फिर उसके बाद में कुछ सवाल करेंगे अपन मिरर के, एंड उसके बाद में हम लेंस पर कूद जाएंगे, मतलब रिफ्रैक्शन पे कूद जाएंगे, और रिफ्रैक्शन से फिर लेंस पर आ जाएंगे। तो आज इतना ही। मैं आपको इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। एंड बच्चा, जिसको आपको डाउट था ना एरर में, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, और अपन वहाँ पर जो भी डाउट है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, चलो बच्चा, थैंक यू, बाय बाय।